Our next topic in this chapter, federalism, and that is the last one, the decentralization in India. Okay. विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, द हिंदी मीनिंग ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम सरकार के सिंगल अथॉरिटी को हम डिफरेंट लेवल पर जब डिवाइड करते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट को। इट मीन्स द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का जो है त्रिस्तरीय सरकार, थर्ड फोल्ड ऑफ द गवर्नमेंट, and that is known as the local government, or you can say that the local government. तो यहाँ पर जो है सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया गया, जो सत्ता को जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अपने पावर को शेयर किया, और थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द लोकल गवर्नमेंट, जो है लोकल गवर्नमेंट का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड टू व्हाई वी नीड द डिसेंट्रलाइजेशन टू द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, इसका मतलब कि जो है सीधे यहाँ मतलब जो है त्रिस्तरीय सरकार, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को लाना, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को लाना, इसकी जरूरत, इट मीन्स विकेंद्रीकरण करना, थर्ड गवर्नमेंट को लाना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट, व्हाई वी नीड द डिसेंट्रलाइजेशन टू द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। द फर्स्ट रीजन, द इंक्रीज द डीपनेस ऑफ द डेमोक्रेसी थ्रू विच द पीपल हु डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। पहली चीज की जो है लोकतांत्रिक जो विशेषता है या लोकतांत्रिक का जो महत्व है उसको, और लोकतांत्रिक जो है प्रिंसिपल को, इसके सिद्धांत को और गहरा करना। ठीक है, देखिए डेमोक्रेटिक बहुत सारे विश्व के हर कई देश जो है डेमोक्रेटिक एज चल रहा है। 21वीं 20वीं सदी तो लगभग 19वीं 20वीं सदी को हम जो है डेमोक्रेटिक एरा ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से जो है ग्रास रूट लेवल पर लाने के लिए कुछ न कुछ जो है फीचर्स, जैसे फेडरलिज्म है, पावर शेयरिंग है, इसको हम कंडक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है इंक्रीज द डीपनेस ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषता को और गहरा करना देश के अंदर। ठीक है, एंड थ्रू कैसे द पीपल हु डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, तो लोग जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्णय लेने में जो उनकी भागीदारियां बढ़े। ठीक है, फर्स्ट रीजन टू that's needed the decentralization or the concept of the third tier of the government in India. Now second, the accessibility of the well governance and the public facilities. ठीक है, गवर्नेंस की accessibility मतलब पहुंच, जो सरकारी तंत्रों का प्रभाव है वो आम लोगों तक, विलेज लेवल तक जो है वो आसानी से पहुंचे, एंड एज वेल एज द पब्लिक फैसिलिटी, जो पब्लिक फैसिलिटियां हैं जो सरकार के नए नए प्रोग्राम्स के द्वारा या योजनाओं के माध्यम से जो लोगों को पास शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, लाइक जैसे कर सकते हैं रोडवेज है, इसके अलावा और एमिनिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, तो जितनी भी पब्लिक फैसिलिटियां हैं वो लोगों तक पहुंचे, दैट्स इन द वेल और इन द सफिशिएंट अमाउंट। That's why we needed the decentralization. It means third tier of the government. Now the second, the states in the India are as large as independent countries of the Europe in term of population. हम जानते हैं कि भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं, विश्व की दूसरी सबसे जो है जनसंख्या वाला देश, और लगभग जो है हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है। तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो यूरोप के स्वतंत्र देश से भी आबादी उनकी क्या है, हमारे राज्यों की ज़्यादा है। जस्ट लाइक कंपेरिजन, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन द रसिया एंड महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज द जर्मनी।
in the term of population, we are discussing in the term of population, ठीक है, our states are as much larger than some independent countries of the European continent. Just like Uttar Pradesh is more larger in the term of population than Russia, and Maharashtra is larger in the term of population than Germany. ठीक है, that's why we needed some special kind of the government also at the grassroots level, at the village level. It means you can say that the village, it means at the district level also, to govern the people well, to make the easier the administration work and also accessibility of the public facilities well to the local people. ठीक है, तो बहुत बड़ी आबादी वाला देश और राज्य भी इतने बड़े बड़े आबादी वाले हैं, इसलिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को हमें इंस्टॉल करना पड़ा. Now the second reason for the needness of the decentralization and third type government in India, the basic idea behind the decentralization is that the large number of the problems and the issues which are best settled at the local level, the people should have the better knowledge to the problem in their locality. It means बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो इशू हैं, तो वो जो है that is the settle at the local level. वो बेस्ट तरीका यही है कि वो लोकल लेवल पर उसी स्तर पर जहाँ की समस्या है उस पर इसका जो है सेटलमेंट किया जाए, रेक्टिफिकेशन किया जाए. Even the people have the better knowledge of the problem of their locality. जो निवासी क्षेत्रीय जो व्यक्ति हैं उनको अपने लोकेलिटी की जो समस्याएं, जो इशू है, उससे उनको जो है वेल नॉलेज है, उसके जो है रेक्टिफिकेशन के आइडियाज़ उनके पास अच्छे हैं, क्योंकि उससे पूरी तरह से इंटरेक्ट हैं, इन्वॉल्व हैं उस इन्वायरमेंट में. तो वहाँ से जितने भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रही हैं उनको सेटल्ड करना और ही आसान होगा वहाँ के लोकल लोगों के लिए. इसलिए वहाँ के लोकल लोगों के लिए ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी हमें डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी. और इसका अगर थर्ड फोर्थ पॉइंट को हम देखा जाए तो ये वेल गवर्नेंस, ठीक है, एंड वेल मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाट द फीचर, ठीक है, अमेंडमेंट इन आवर country by the constitution. We are now to discuss about the silent features of the decentralization. That's our first here. The decentralized and introduced in our country in 1993. ठीक है, 1993 में जो है ये एक्ट में आया डिसेंट्रलाइजेशन. इट मीन्स द कॉन्सेप्ट और द प्रोविजन ऑफ द थर्ड tier of the government in our India coming act in 1993. ठीक है, through the 73rd amendment, 73rd amendment, जो 73वें संविधान के संशोधन, that is the act 73rd amendment act of 1992. 1992 में जो है 73वां जो एक्ट आया, संविधान संशोधन एक्ट आया, उसके तहत हमने रूरल बेल्ट में जो है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का हमने जो है कॉन्सेप्ट लेके आया. 74 में जो अमेंडमेंट हुआ ऑफ एक्ट 1992, इसके तहत जो है अर्बन बेल्ट में जो है हमने जो है लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर आए. मतलब ये एक्ट में आया 1993 में, लेकिन ये पास हुआ 73वें के संशोधन एक्ट 1992 और ये 74वें संविधान संशोधन एक्ट 1992. दोनों 1992 एक्ट के तहत ये 73rd जो है अमेंडमेंट में फॉर द विलेज एरिया एंड 74th अमेंडमेंट फॉर द अर्बन एरिया. ठीक है, हमने लोकल जो है गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को मतलब पास किया एंड दैट इज इन द एक्ट फ्रॉम द 1993 से ये एक्ट में आया, मतलब पूर्ण रूप से ये लागू हुआ. जैसे कि हम जानते हैं कि जो है 1969 में ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान में पहली बार जो है हमने जो है लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया. ठीक है, उसके बाद जो है केरला में आया, कई आंध्र प्रदेश में भी आया, बट दैट इज नॉट इन प्रेजेंट टाइम
द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट, उसको उस समय संवैधानिक राइट्स नहीं मिला था। ये हालांकि एक इम्प्लीमेंट चल रहा था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को जो है सफल बनाने में कई कमेटियों का योगदान रहा, जिसमें सबसे अहम जो कमेटी है जो कि 1990 दैट कमेटी इज बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत बलवंत राय मेहता कमेटी, and it was passed in 1957 में जो है कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन जो है रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट के सामने, और बलवंत राय मेहता को ही जो है द फादर ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो है त्रिस्तरीय सरकार के पिता मतलब जनक के रूप में जो है बलवंत राय मेहता कमेटी को हम जानते हैं। It was give its commitment recommendation in 1957 about the third level of government, local self local government का concept जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ही सबसे पहली बार जो है 1957 में दिया गया। That's why he was known as the founder, or you can say that the father of third level of government, ठीक है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। और इसी समय जो है इसी कमेटी के रिकमेंडेशन को जो है बाद में जो है इस एक्ट के तहत जो है इस 73वें और 74वें संशोधन के तहत जो है संविधान में हमने इसको संवैधानिक मान्यता दिया, इसको पास किया पार्लियामेंट्री, और उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल गया कि अब जो है ये तृतीय स्तर की सरकार जो होगी इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है, और उसके बाद से ये पूरे देश में जो है पूर्ण रूप से जो है लीगली इसको जो है क्या कर दिया गया, इंस्टॉल्ड कर दिया गया, लागू कर दिया गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैलेंट फीचर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। इसको ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हमारे संविधान ने बनाई। पहला इसमें देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट, जैसे मैंने बताया इसको संवैधानिक रूप से अनिवार्य बना दिया गया टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। हमेशा टेन्योर पीरियड 5 ईयर के बाद रेगुलर इलेक्शन इसका होगा, ठीक है। लोकल जो है गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन के लिए, ऑर्गेनाइज के लिए एक जो है रेगुलर इलेक्शन होगा। अब इसको जो है वैधानिक या जो है संवैधानिक जो है अनिवार्यता या जो है मान्यता मिल गया। नाउ द सेकेंड सैलेंट फीचर, द सीट आर रिजर्व फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर SC, ST एंड OBC। इसमें जो है सीटें जो है ग्राम सभा हो या जो है ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, इन सभी में जो है सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। एक्सिक्यूटिव प्रशासनिक काम हो या द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन का हेड मतलब कि ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, तो जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है या जिला परिषद के अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं, जैसे योजना नीति आयोग जो है, तो ऐसे जल संसाधन से संबंधित, तो जो उसमें जो इंस्टीट्यूशन उसके अंतर्गत जो है जिला परिषद में है उसके भी जो हेड बनेंगे या जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, सभी सीटों में जो है SC, ST और OBC के लिए सीटें क्या होगी, रिजर्व होगी। और इट्स डिपेंड ओवर द नंबर ऑफ सीट, रिजर्व सीट फॉर SC, ST एंड OBC आल्सो डिपेंड ओवर दैट पॉपुलेशन इन दैट लोकल एरिया। उस लोकल एरिया में उनकी कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीटें जो है क्या की जाएगी, इनके लिए रिजर्व की जाएगी, ठीक है। नाउ द थर्ड इज द एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर द वुमेन, और सभी में इन द ईच, ठीक है, लेवल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज हो, ब्लॉक समिति हो, ठीक है, या जो है जिला परिषद हो, हर में जो है ईच लेवल पर जो है 1/3 सीट, नियर अबाउट 33% ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन कम्युनिटियों के लिए रिजर्व है। ऐसे कि इस समय वर्तमान बहुत सारे राज्य हैं जो कि लगभग 50% सीटों को क्या कर दिया, उन्होंने रिजर्व कर दिया।
जस्ट लाइक बिहार देख सकते हैं, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, उत्तराखंड है। तो इन राज्यों में नियर अबाउट 50% ऑफ द सीट इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर रिजर्व फॉर द वुमेन। ठीक है। नाउ द फोर्थ फीचर, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन। ठीक है। राज्य स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। ठीक है। इन ईच स्टेट टू कंडक्ट द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए हर राज्य पर इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन इंस्टीट्यूशन को, बॉडीज को जो है क्या किया गया, ऑर्गेनाइज या क्रिएट किया गया, जिसका मेन कार्य क्या है कि जितने पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए ये जो है राज्य चुनाव आयोग पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र संस्था है और यही उस इलेक्शन को कंडक्ट कराएगी। इवन जो हमारे राज्यों में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए जो इलेक्शन होता है, लेकिन इसको कंडक्ट कराने का काम जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन पंचायती पर्टिकुलरली पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो इलेक्शन होंगे उसको केवल जो है इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है क्या करेगी, कंडक्ट कराएगी उसके इलेक्शन को। नाउ द फिफ्थ, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ अपनी शक्तियों को, पावरों को, इवन द सम रिसोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू के कुछ रिसोर्स हैं जिससे कि उनके आय बढ़े लोकल गवर्नमेंट के, और शक्तियों को भी शेयर करेगी। द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये जो है नेचर, जो प्रकृति है शेयर करने की, कौन कितना दे रहा है, ये राज्य हर राज्यों में अलग अलग है। जैसे हम साउथ में बहुत सारे राज्यों को देख रहे हैं, जैसे जो है केरला है, वहां पर बहुत ज्यादा उसने रेवेन्यू फंडिंग और एज वेल एज द पावर भी जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को शेयर की है। तो कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर, विलेज हो, सिटी हो, टाउन हो, तो वहाँ पर उसकी अहम भूमिका जो स्टेट गवर्नमेंट की है कि जो अपने पावर को कुछ ज़्यादा जो है अपने लोकल गवर्नमेंट को देती है, फंडिंग भी बहुत ज़्यादा देती है, जिससे कि वहाँ पर स्पेशली कुछ सब्जेक्ट जो काफ़ी एसेंशियल हैं, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ द पीपल्स और द सिटीजन, दैट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, और दैट सम इम्पोर्टेंट एमिनिटीज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत वेल है, जिससे कि वहाँ पर शिक्षा स्तर, साक्षरता, लिटरेसी रेट अब देख रहे हैं केरला का 99 समथिंग। तो ये सारे के पीछे कारण यही है। हेल्थ स्टेटस जो है वहाँ पर देखिए सबसे अच्छा है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए तो वहाँ भी केरला का सबसे मतलब कम है। तो ये कहीं ना कहीं जो है यह शेयर ऑफ द पावर एंड फंडिंग नेचर्स डिपेंड ऑन वेरीज टू स्टेट एंड स्टेट्स, ये डिपेंड करता है। नाउ थर्ड, द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द पंचायती राज सिस्टम। इसको अगर कह सकते हैं स्पेशली जो लोकल रूरल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज द पंचायती राज सिस्टम, इस पंचायती राज सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। द यूनिट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, सबसे पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत की जो असेंबली होती है उसको हम जो क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ये आर्टिकल जो है 243B में जो है ग्राम पंचायत के गठन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया है। ऐसे तो अगर देखा जाए, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक चीज और जोड़ने को कहते हैं कि जैसे कि हमने देखा 73rd जो अमेंडमेंट है, 74th है, ये जो है रूरल सेल्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए है और ये जो है अर्बन के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है पार्ट जो है शेड्यूल जो है ये 11th में इसको हमने शामिल किया है और इसको जो है शेड्यूल 12th में हमने शामिल किया है। तो 12th शेड्यूल किसके लिए है? 12th शेड्यूल जो है अर्बन एरिया के लिए है और जो है 11th शेड्यूल जो है वो किसके लिए है? दैट इज फॉर द रूरल एरिया, ठीक है। तो संविधान के 11वीं और 12वीं सूची में जो है ये जो है लिखा गया है, इसको ऐड किया गया है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द रूरल एरिया इन द 11th schedule of the India it is added, and the local self government for the urban area that is added in the 12th schedule of the constitution, ठीक है। 11th और 12th schedule में है, and it is also written in the part 9
संविधान के भाग जो है इसमें 22 भाग है पूरे संविधान में। तो संविधान के भाग 9वीं में जो है हमने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ऐड किया है, और 9th ए, इसमें ए लगाकर हमने जोड़ दिया, तो ये जो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इसमें हमने ऐड किया है। तो संविधान के भाग 9 11वीं सूची में जो है ग्रामीण जो है सेल्फ शासन जो है शासन बॉडी को हमने जो है इंक्लूड किया, ऐड किया है। और संविधान के भाग 9वीं ए में 9th ए और 12वीं अनुसूची में हमने जो है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमने कंसेप्ट को क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि जो है ग्राम पंचायत, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। नाउ द सेकंड इज द पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या द मंडल, दैट इज द सेकंड, एंड थर्ड इज द जिला परिषद। इसमें भी 3 स्तर 3 लेवल पर हमने जो है लोकल बॉडीज को फॉर्मेशन किया है। ग्रास रूट लेवल सबसे पहली इकाई जो है ग्राम सभा, दूसरी जो है पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होती है जिसको ब्लॉक समिति या मंडल भी कहते हैं, तीसरा जो है जिला परिषद। ठीक है, अब इनको हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे एक एक को। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पंचायती राज सिस्टम। नाउ द फर्दर इन द पंचायती राज सिस्टम इट मीन्स द some part are related to the rural and some part are related to the urban. ठीक है, but the Jila Parishad is common in both. Now the first unit of the Panchayati Raj system, the local जो है local self government, ग्राम सभा, it means ग्राम पंचायत, block मंडल, block समिति, and then after the Jila Parishad. First unit, second unit, third unit. So that sequence, that is the pie chart is given here. First like the state gives some powers, ठीक है, to the local government, and the part unit of the local government, that is the apex unit, apex institution of the local legislative body, that is the जिला परिषद। ये जिला परिषद है जो कि directly it connect with the स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट में होती है। अब ये समझते हैं कि जैसे हमने देखा कि जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, ठीक है, ये जिसे पंचायत समिति भी कह सकते हैं, और उसके बाद जो है जिला परिषद लास्ट का। तो हमने ये जिला परिषद जिससे कि कनेक्ट होती है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत जो है ये एक्सिक्यूटिव बॉडी है। ग्राम सभा को एक से तो असेंबली है ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन से मेंबर होते हैं, तो ग्राम सभा में जो है गांव में जितने भी उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के, उस विलेज के जो है, हो सकता है एक ही गांव का जो है ग्राम पंचायत हो, या एक जो है ग्राम पंचायत में 2-3 छोटे गांव भी आ जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर अगर एक गांव का है तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस विलेज के रहने जितने भी 18 से अधिक जो है इंक्लूड हैं, जो इलेक्टोरल रोल लिस्ट में जो है जितने भी वोटर लिस्ट में जो इंक्लूडेड जो पीपल हैं उस गांव के, 2018 ईयर्स आर एबव द 18 ईयर्स, वो सभी उस ग्राम सभा के मेंबर माने जाएंगे। ग्राम सभा के मेंबर में अगर देखा जाए तो जो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, जिसको जो है ग्राम पंचायत के जो हेड को क्या कहते हैं, विलेज हेडमैन, मतलब ग्राम का प्रधान, तो प्रधान है। जो गांव के वार्ड मेंबर हैं वो हैं। जो गांव के जितने भी लोग वोटर लिस्ट में जो है शामिल है, उस गांव के, या वो पंचायत में 2-3 गांव आ रहा है तो उन 2-3 गांवों के भी जो वोटर लिस्ट में जो नॉमिनेटेड जो जितने भी पीपल हैं, वो सभी के सभी जो है, यहाँ तक कि विलेज जो सेक्रेटरी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, वो भी जो है ग्राम सभा का मेंबर माना जाता है। ठीक है, ग्राम सभा का जो है मीटिंग जो है हर 3 महीने के बाद ऐसे माना गया है, लेकिन साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए ग्राम सभा की। और ग्राम सभा जो है एक तरह से डायरेक्ट लोगों को पार्टिसिपेट करने में मदद करता है, जो है लोगों को लोकल इश्यूज, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है बात विमर्श करने। ग्राम पंचायत ये जो एक्सिक्यूटिव पार्ट है, तो ग्राम पंचायत के मेंबर में जो है विलेज हेड पर्सन, ग्राम के प्रधान, वार्ड मेंबर जो वार्ड मेंबर हैं वो, और ये जो है ये डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज एरिया। उस विलेज एरिया के लोगों से द्वारा जो इलेक्ट करके लोग जाते हैं, वो ग्राम पंचायत का एक एक्सिक्यूटिव बॉडी है, उसका जो है गठन करता है। अब ऐसे ही बहुत सारी ग्राम पंचायत, ग्रुप्स ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है, एसोसिएट
और मेक द ब्लॉक समिति या जो है इसको पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या मंडल भी कहा जाता है। मतलब कई ऐसे ग्राम पंचायत जो है मिलकर जो है उस लोकल एक तहसील के अंतर्गत आएंगे, ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे और उनसे जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक्सिक्यूटिव पार्ट जो बनता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, उसको जो है ब्लॉक समिति कहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक समिति में या मंडल में वो लोग कौन से होंगे, तो जितने भी बीडीसी के मेंबर जो होते हैं, जो बीडीसी के जितने भी मेंबर होंगे वो जो है अपने जो है ब्लॉक प्रमुख का जो है क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। जो ब्लॉक मेंबर है बीडीसी के, जो ब्लॉक का डेवलपमेंट कैंडिडेट हैं, जो बीडीसी के मेंबर होते हैं, वही जो है ब्लॉक चेयरपर्सन का जो है क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और जिला परिषद में कौन मेंबर आता है, तो जिला परिषद में जो है जितने भी जिले के अंदर ब्लॉक समितियां हैं, 3 हो 4 हो, ठीक है, 5 हो, तो उस सारे ब्लॉक समितियों को जो चेयरपर्सन है अलग अलग ब्लॉक समिति के, वो सारे चेयरपर्सन जिला जो है परिषद के मेंबर होंगे। साथ ही साथ उस जिले पर जो है उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सिटिंग जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर माने जाते हैं, किसके, जिला परिषद के। ठीक है, और उसके बाद जो है जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वो भी जिला परिषद के जो है मेंबर माने जाते हैं। और वही जिला पंचायत के जो सदस्य जो डायरेक्ट जो है इलेक्ट किए जाते हैं लोगों को, अलग अलग वार्ड से जिला पंचायत सदस्य खड़े होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, ठीक है, वो इसके मेंबर हैं। वो अपने मुखिया का चुनाव करते हैं, जो कि उनके मुखिया जो है हेड और चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद कहा जाता है। उसके अलावा जो है ब्लॉक समितियों के जो चेयरपर्सन हैं वो जिला परिषद के मेंबर होंगे। उसके बाद मैंने बताया कि सिटिंग एमपी और एमएलए हैं वो भी इसके एक्स ऑफिशियो जो है मेंबर हैं। इसके अलावा और भी जो डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन वर्किंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो काम करती है, उसके भी जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वो इसके भी मेंबर माने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो हैं। और जिले के अंदर जो है सिटी मैनेजमेंट जो है, सिटी डेवलपमेंट जो ऑफिसर हैं वो भी इसके जो है मेंबर होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वाटर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी इसके मेंबर होंगे। जो सिविल इंजीनियर हेड होंगे वो भी होंगे। जो डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चल रही है उसके भी जो ऑफिसर्स हैं इसके मेंबर होते हैं। जो सिटिंग एमएलए और एमपी हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। जो ब्लॉक समितियों के हर पर्टिकुलर जिले के अंदर जितनी ब्लॉक समितियां हैं उसके जो चेयरपर्सन हैं वो भी इसके मेंबर हैं। जिला जो है पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके मेंबर हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है जिला जो है अध्यक्ष का जो है नॉमिनेशन होता है वो इसके हेड माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जिला परिषद। अब जिला परिषद में इन मेंबरों के अलावा जिला परिषद में जो है म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो है म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो चेयरपर्सन होंगे वो भी इसका मेंबर होंगे। ठीक है, ये सिटी काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी इसके भी कुछ मेंबर जाते हैं, लेकिन म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो है मेंबर जो चेयरपर्सन हो भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मतलब कि जिले स्तर पर एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि किसकी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, और ये डायरेक्ट जो है टच में होती है किसके, स्टेट गवर्नमेंट की। अगर ब्लॉक समिति का क्या काम करना है, तो कोऑर्डिनेटिंग एंड गिव द सपोर्ट टू द पंचायत समिति, पंचायत समिति को कोऑर्डिनेट करना, सपोर्ट देना, ठीक है, गाइडलाइन अवेलेबल कराना, मॉनिटरिंग करना पंचायत समितियों की, पंचायत समिति ठीक से काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद जो है ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर होता है, एक्सिक्यूटिव ऑफिसर होता है जो इनको देखता है। यहाँ वीडियो ग्राम डेवलपमेंट जो ऑफिसर होता है वो इनको जो है गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है इनको देखता है। अब जितनी भी फंडिंग इनको चाहिए वो फंड कहाँ से आता है, ब्लॉक समिति से आता है। ब्लॉक समिति जो है एप्रोप्रिएट या एस्टिमेट जो फंडिंग है वो किससे मांगती है, जिला परिषद, और जिला परिषद किससे लेता है, तो स्टेट गवर्नमेंट से, और वो जो है ब्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ब्लॉक जो है रिक्वायर्ड जो फंड है, जो रेलिवेंट फंड जो है वो जो है ग्राम पंचायतों को देती है। तो एक तरह से जो है इसको अगर देखा जाए तो इस सुपरविजन एडवाइजरी की, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग द फंडिंग
ये सभी को फंड प्रोवाइड करने की जो है एपेक्स इंस्टीट्यूशन, इसके लिए भी और इनके लिए भी। बस हमें इनके लिए अलग से भी है, लेकिन इससे भी इसमें फंडिंग आती है। तो ये जो है ये इसके लिए भी जुड़ा हुआ है और ये इसके लिए भी जुड़ा हुआ है। अब हमने इसको देखा। अब जो है सबसे पहले हमने ये देखा कि जो स्थानीय शासन की जो पद्धति है, सबसे पहले लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में जो है ये अमेंड में लाई गई इन इंडिया में। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जो उपनिवेशीय शासक जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब 1882 में लॉर्ड रिपन जो है इसके जो जनक माने जाते हैं, जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में। उसके बाद जो है 1919 एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में आया, उस समय जो है लोकल गवर्नमेंट के जो कॉन्सेप्ट को कुछ जगह पर, कुछ प्रोविंसेस पर इसको जो है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनमें इसको जो है अमेंड में लाया गया, एक्ट में लाया गया। लेकिन दिस एक्ट ऑफ इंडिया 1935, ये एक्ट के तहत जो है पहली बार भारत में, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है कंसेप्ट पूरे भारत में जो है आने का मुख्य जनक या स्रोत जो है किस एक्ट को माना जाता है, तो दैट इज एक्ट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पहली बार ये पूर्ण रूप से भारत में आया। लेकिन जो है हम जानते हैं कि संवैधानिक तरीके से संपूर्ण भारत में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो है आने का जो है समय जो है 1993 है, जो कि अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है रूरल और अर्बन दोनों एरिया में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमने लाया। ठीक है, अब इसमें देखिए कि रूरल में जो है लगभग जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसमें टोटल जो है कितना 29 सब्जेक्ट होता है, और जो अर्बन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसमें जो है सब्जेक्ट जो है 18 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें 29 सब्जेक्ट है, विषय है, और इनको लगभग 18 विषय दिए गए हैं। इसको हम जो है हम देखते हैं कि ये शेड्यूल पार्ट 9 और 11 शेड्यूल में एडेड है, और ये पार्ट 9A और 12 शेड्यूल में एडेड है। यह आर्टिकल 243 टू 243O तक है, और ये फ्रॉम आर्टिकल 243P टू 243ZG तक जो है इसका एक्सटेंशन है। इसके पूरे जो है गठन, इसकी शक्तियाँ, इसके निर्वाचन के नियम तमाम इस आर्टिकल से लेकर यहाँ तक है। और ये जो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है फ्रॉम आर्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O तक है। ठीक है, हम इसमें देखिए कि जो सबसे बड़ा जो है इसमें स्टार्टिंग है जो है जिस लाइक नीचे से देखा जाए कि जो टाउन से जो रूरल से जो है टाउन में ट्रांसफॉर्म, न्यूली ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टाउन फ्रॉम द रूरल, फ्रॉम द विलेज, दैट इज देयर इज द लोकल गवर्नमेंट दैट नोन एज द नगर पालिका, उसको नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटी कहा जाता है। और जो थोड़े से जो है बड़े जो है नॉट मच बट दैट इज बिग देन दिस टाउन से बड़े जो टाउन होते हैं या जो छोटे सिटी होते हैं, स्मॉल जो सिटी होते हैं, वहाँ पर सिटी काउंसिल होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को सिटी काउंसिल या नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। और उसके ऊपर जो है बड़ी जो शहरें हैं, बिग सिटी हैं, वहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है रूरल बेल्ट में, उस इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ जो है डेमोग्राफिक, जैसे जनसंख्या के आधार पर भी हम इसको जो है बांटे हैं। लगभग यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेट इज अ नियर अबाउट, अगर 10,000 से लेकर, ठीक है, 10,000 से लेकर लगभग जो है 25,000 के बीच में, ठीक है, अगर आबादी होती है तो वहाँ पर जो है नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटी होती है। 25,000 से लेकर लगभग वहाँ मान लिया 1 लाख, ठीक है, लगभग वहाँ मान लिया जाए तो 1,25,000 से लेकर अगर 1 लाख तक की आबादी है तो उसको जो है नगर परिषद माना जाए। और एवं अगर हम जो है इससे ऊपर अगर हम मान रहे हैं 1 लाख से अगर प्लस में आबादी है तो वहाँ पर जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है बड़े शहरों के रूप में माना जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नगर पालिका का जो हेड पर्सन है चेयरपर्सन ऑफ द टाउन, यहाँ भी है चेयरपर्सन ऑफ द सिटी, और यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन को मेयर शब्द से हम मेयर बोलते हैं।
जो बड़ी मेट्रो शहरें हैं, मेट्रो सिटी है, जहाँ पर 1 लाख से ऊपर आबादी है, 10 लाख के आसपास आबादी है, तो ऐसे ऐसे जो है लगभग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो हार्डली जो है 50 जो है पूर्ण रूप से 25 लगभग 50 माने गए हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1 लाख से अधिक की आबादी जहाँ पर आती है वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लेजिस्लेटिव हेड जो मेंबर होते हैं, जो हेड होते हैं इस इंस्टीट्यूशन के, उसको जो है हम जो है क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। यहाँ सिटी चेयरपर्सन या टाउन चेयरपर्सन, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा मीटिंग हेल्ड करती है, उसी तरह यहाँ वार्ड मेंबर भी होते हैं। यहाँ इसमें भी वार्ड मेंबर होंगे, ग्राम सभा में भी वार्ड मेंबर होते हैं, और यहाँ भी वार्ड मेंबर होंगे, यहाँ भी वार्ड मेंबर। कहीं कहीं के वार्ड मेंबरों को पार्षद भी कहा जाता है। तो पार्षद जैसे कि मान के चलिए कि वहाँ पर लगभग संख्या वार्ड बहुत ज़्यादा आबादी की है, बड़ी एरिया है, तो उन बड़ी एरियाओं में जो है लगभग 25,000 से ऊपर एक एक वार्ड को, लाख से ऊपर अगर देखा जाए, लाख से ऊपर जाने लगा है। यही है, अगर बहुत बड़ा एरिया का है वार्ड, बहुत बड़ा एरिया एक्सटेंशन है, तो इसमें जो है 2, 3, 4 वार्ड बनाए जाएंगे। और यहाँ पर जो वार्ड मेंबर कंपलसरी हो जाते हैं क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यहाँ पर 3 लाख से अधिक, मतलब 1 लाख है, 3 लाख से अधिक जहाँ पर पॉपुलेशन जाने लगे जिस मेट्रो सिटी में, तो वहाँ पर जो है 1, 2, 3 वार्ड अलग बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर भी वार्ड बनता है, छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वार्ड होता है वो इनके बराबर, इनकी जितनी शक्तियाँ हैं उतनी बड़ी बड़ी जो है यहाँ की एक एक वार्ड हो जाती है, इनसे अधिक अधिक संख्या की, 3 लाख के एबव की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो वार्ड मेंबर, जो वार्ड के जो हेड होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या कहा जाता है, पार्षद। तो यहाँ भी वार्ड मेंबरों की मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग होती है। तो ये हमने देखा जो है पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो है एक्ट 1993 में जो है 73 और 74 संशोधन किया गया। अब इसमें देखिए जो ग्राम सभा स्पेशली जो है, इसको अगर देखा जाए पंचायती राज सिस्टम का ये पार्ट अगर देखा जाए तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, राज्य के नीति निर्देश तत्व में अगर देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देश तत्व का जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आर्टिकल 40 है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो है कंपलसरी कर रही है टू क्रिएट द ग्राम पंचायत अपने अपने राज्यों में। हर राज्य सरकार जो है, इट इज मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनली, इट इज वॉन और मेक द मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द ग्राम पंचायत, that is explained in article 40 of the directive principle ठीक है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 40 में दिया हुआ है कि हर राज्य को शक्ति है या उसके लिए कंपलसरी है कि आर्टिकल 14 के तहत कि वो अपने राज्य में जो है ग्राम पंचायत के कंसेप्ट को लेकर आए, रूल की बात समझ में आए। तो ये हमने ये देखा, हमने ये जाना कि जो है पंचायती राज सिस्टम के जो जनक जो है, जिसको बलवंत राय मेहता जी को जाना जाता है, इसके अलावा जो है अशोक मेहता समिति भी है, जीवीपी समिति भी है, सिंधवी समिति है, तो कई समितियाँ। अशोक मेहता समिति में जो है 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, वहाँ पर जो है बीच में ये ब्लॉक समिति का नहीं था, ग्राम से लेकर सीधे जिला परिषद का था। तो ये सारी जो है प्रोविज़न थी। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति जो सबसे पहले आई, जो है ये कमेटी बनाई गई थी, और इसने जो है जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा जो है इसको अनुमोदित किया गया और बाद में इस कमेटी को बनाया गया। इसने 1957 में जो है ये जो है 3 टायर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को दिया, और इसीलिए बलवंत राय मेहता को जो है भारत में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर माना जाता है। ये हमने देखा जो है रूरल और अर्बन बेल्ट के लिए। अब कुछ जो है स्पेशल केस भी है, जस्ट लाइक द ऑटोनॉमस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है ये अर्बन के लिए आर्टिकल 243, सॉरी यहाँ तो लिखा गया है फ्रॉम 243 P to 243 ZG। नाउ द ऑटोनॉमस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पीसा एक्ट ऑफ 1996। कुछ ऐसे भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरियां हैं, जैसे नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है। तो यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो जहां पर ये बलवंत राय मेहता समिति के मॉडल काम नहीं करती है, ये जो है
पंचायती राज सिस्टम का मॉडल काम नहीं करती है। पीसा एक्ट का मतलब है द प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया फॉर द ट्राइबल पीपल आर फॉर द पीपल दोज आर लिविंग द हिली एरिया। इनके लिए कॉन्सेप्ट कि उनके लोकेलिटी, उनके जो कल्चरल राइट हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए इसी तरह का मॉडल है, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट, ठीक है, स्ट्रक्चर और द मॉडल दैट इज़ अप्लाइड इन दिस रीजन। वहाँ पर अलग अलग जो है समिति, कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में यहाँ के जो है इनके द्वारा चुने हुए प्रतिष्ठित लोग, जो इनके कबीलों के या इनके कम्युनिटी के जो अलग अलग वार्ड से जो है इलाके से जो जाते हैं, उसमें उनका मेंबर बनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल हेड होते हैं, लेकिन इस तरह से जो है सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ इलेक्शन के द्वारा लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं बनाई जाती है। तो दिल्ली में तो है ही, लेकिन जो है एक्सेप्ट दिल्ली और यूनियन टेरिटरियों में जो है पीसा एक्ट 1996 के तहत जो है वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाता है, और इन जो है इलाकों में जो है पीसा एक्ट 1996 के तहत यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है, कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। So that is the full explanation about the decentralization of India and the silent feature of the decentralization means, and some we are also discuss the different unit, the model structure, through the structure different unit of the Panchayati Raj system, ठीक है, that's all in this topic. Now in the further video I will try to give you the summary related to the history of class 10. For this, thanks to all of you. Have a nice day to all. Thank you so much.